So hello everyone, I welcome you all to UAS. 9 p.m. Prelims ज्ञान series के अंदर the topics that we are going to discuss. This is first topic, that is SC URBM technology. ये आपके न्यूज़ में है. So what basically is SC URBM technology? So when you talk about this technology, तो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किस लिए होती है? जैसे बहुत सारे ऐसे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो भी सेटलमेंट पहले से बना हुआ है, ऑलरेडी जो सेटलमेंट बना हुआ है, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उसको डिस्ट्रॉय करें और फिर नया सेटलमेंट बनाएं. तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जितने भी वी कैन से कि रेनफोर्समेंट, रेट्रोफिटिंग, रिपेयर, वो की जा सकती है. जैसे अगर आप ये पिक्चर्स देखोगे ना, तो यहाँ पे जैसे वॉल है, उस वॉल में क्या चेंजेस किए जा सकें जो कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो जाए. इट मीन्स अगर छोटा सा भी अर्थक्वेक आए या मीडियम लेवल का अर्थक्वेक आए, तो वहाँ पे जो इम्पैक्ट हो उस अर्थक्वेक का, वो इस तरीके से ना हो कि सारा का सारा जो भी हाउसेस हैं वो पूरे तरीके से टूट जाएं या डिस्ट्रॉय आपके हो जाएं. सो दे कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्प्रेड ऑफ सेटलमेंट इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी किया गया है और जो कोड, बिल्डिंग कोड फॉलो करना चाहिए था, वो फॉलो आपका नहीं किया गया है. अब इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट जो बैंड्स हैं अलग अलग, जैसे कंक्रीट बैंड्स जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो एक सपोर्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर ऐसे साइड में क्रिएट कर दिया गया है. इसमें ओल्ड बिल्डिंग में रेट्रोफिटिंग आपकी कर दी जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी आपकी इसमें रह सकता है. तो अर्थक्वेक जो प्रोन एरियाज़ हैं, उन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ के अंदर, अर्बन एरियाज़ की अगर बात करें, तो उनमें ये टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है. इसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना चाहिए ज़्यादा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये याद रखना है कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ के अंदर दिस टेक्नोलॉजी कैन बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प, अगर हाईलाइट किया जाए. नेक्स्ट देखते हैं. दूसरा टॉपिक आपका जो आता है वो है स्मॉग के बारे में. स्मॉग बेसिकली बहुत समय से भी स्टडिंग. तो ये पिक्चर अगर आपको दिख रही हो, तो देखने में ये फॉग सा लग रहा है, बट इट इज़ मोर ऑफ ए स्मोक प्लस फॉग का कॉम्बिनेशन होता है, स्मोक प्लस फॉग. तो ये जो टर्म स्मॉग है, फर्स्ट टाइम 1905 के अंदर आपका दिया गया था बाय H.A. वॉक्स. इनके द्वारा ये टर्म, जो स्मॉग शब्द आपका दिया गया है. अब इस स्मॉग के अंदर दो चीज़ें हैं. एक दैट वी कॉल इट एज सल्फरस स्मॉग, सल्फरस स्मॉग, जिसे हम लंदन स्मॉग भी कहते हैं. लंदन स्मॉग भी कहते हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर जो ये पोल्यूशन का लेवल हाई है, तो उस कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल आया था, उस बेसिस पर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि जब SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत हायर है, ख़ास तौर से उन जगहों पे जहाँ पे जैसे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, कोल का इस्तेमाल जहाँ अधिक होता है, तो वहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन काफ़ी अधिक होगा. इस कंटेक्स्ट में जो सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, तो वो ज़्यादा रिलीज़ आपका होगा उन जगहों पे जहाँ पे कोल प्लांट्स हैं या थर्मल पावर प्लांट्स हैं. सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे कंटेंट है, PM2.5, PM10, ये कंटेंट भी काफ़ी आपके प्रेजेंट है. और जो ब्राउन क्लाउड्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, ब्राउन क्लाउड्स के रूप में फॉर्मेशन होता है. तो ये स्पेसिफिकली जहाँ सल्फर कंटेंट हाइयर है, ये सल्फरस स्मॉग इन्हें कहा जाता है. दूसरा टाइप का जो स्मॉग होता है, उसे हम फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग का जो दूसरा नाम है, उसको बोला जाता है लॉस एंजलस स्मॉग भी बोला जाता है. लॉस एंजलस स्मॉग. अब इस स्मॉग के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं. उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाद यू हैव दिस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. जैसे अगर फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब जब बर्निंग होती है, या पेट्रोल डीजल इनकी बर्निंग होती है, तो हाइड्रोकार्बन्स भी रिलीज होते हैं. तो ये दोनों कंपोनेंट अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर आपका, जैसे ओजोन का फॉर्मेशन इसमें होता है. तो ओजोन बेसिकली स्ट्रेटोस्फीयर के लेयर में प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे क्या है, जो ओजोन है ट्रोपोस्फीयर के लेयर में प्रेजेंट है. ट्रोपोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप अर्थ के सरफेस की बात करो, तो अर्थ के सरफेस में जहाँ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है. तो ओजोन जनरली प्रेजेंट कहाँ होता है, जनरली जो प्रेजेंट होती है वो स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है वहाँ पे प्रेजेंट होती है. व्हेन यू टॉक अबाउट, है ना, स्ट्रेटोस्फियर के लेयर में प्रेजेंट है. यहाँ पे यू विल सी स्पेसिफिकली जो देखने को क्या मिल रहा है कि बेसिकली जो ओजोन का फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रोपोस्फियर लोअर लेवल पे हो रहा है.
बट ये पॉल्यूटेंट्स की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स और ये सब मिलके ओजोन का फॉर्मेशन आपका कर रहा है। तो ये जो पूरा कंडीशन बनती है, जो स्मॉग बनता है उसे लॉस एंजलस स्मॉग भी कहते हैं या फोटोकेमिकल स्मॉग भी इनको कहा जाता है। लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर में इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दिस इज़ रिलेटेड विद द आर्टिक फायर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक बार देख लो, इट इज़ कॉल्ड एज आर्टिक फायर्स कहा जाता है। अब देखो कंटिन्यूस बेसिस में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक तो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसके अलावा जैसे आज के समय में ये देखने को मिला है कि जो थंडर स्टॉर्म हो रहा है आर्टिक रीजन के अंदर, लाइटनिंग जो हो रही है, लाइटनिंग, देखो इन सब के लिए, चाहे थंडर स्टॉर्म हो, ये जो लाइट है, इसके लिए ज़रूरी है कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट हो। बट जिस तरीके से हाई टेम्परेचर आपका हो रहा है, इस हाई टेम्परेचर की वजह से ये सारी कंडीशंस हो रही हैं। जो आर्टिक का इलाका है, जैसे जो आर्टिक रीजन है आपका, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ऊपर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन और इक्वेटर, ऊपर आपका ये आर्टिक रीजन है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है और बर्फ़ पूरे तरीके से जमी होती है, या तो फिर परमाफ्रॉस्ट की कंडीशन होती है, मतलब जो लैंड एरिया है उस लैंड एरिया के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है पूरे तरीके से। सो जनरली व्हाट हैपेंस कि अभी क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऊपर की जो बर्फ़ है दैट इज़ मेल्टिंग, और वेजिटेशन, नीचे का वेजिटेशन एक्सपोज हो रहा है, या नए प्रकार के जो वेजिटेशंस हैं वो बन रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप याद रखो कि जो भी ठंडे इलाकों में पौधे होते हैं उनमें आग बहुत तेज़ी से लगती है, हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, और जैसे कई सारे ऐसे पौधे प्रेजेंट होते हैं जिसमें आप उनको डायरेक्ट गीला पौधा ही, मतलब डायरेक्ट तोड़ के बिना सुखाए हुए उस पर आग लगा के यूज़ कर सकते हो, मतलब जनरली हीट जनरेट करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होते हैं, बहुत तेज़ी से आग पकड़ते हैं। तो आर्टिक रीजन में बिकॉज आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपकी सारा मेल्टिंग हो रहा है, और इसकी वजह से फिर हाई टेम्परेचर जो हो रहा है उससे मॉइस्चर भी अवेलेबल हो रहा है एटमॉस्फेयर में, तो थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सब भी हो रही है, और नए नए वेजिटेशंस बन रहे हैं, और जिसमें चांसेस आग लगने के, बहुत किसी भी फैक्टर की वजह से आग लगी तो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। जहाँ पे बर्फ़ हो रही थी वहाँ पे पूरे तरीके से वेजिटेशंस डेवलप हो रहा है। तो आर्टिक फायर्स के बारे में आपको याद रखना है। जैसे फॉरेस्ट फायर जनरली, जैसे पूरा आग ऊपर की तरफ लग रहा है, पीट फायर जनरली अंडरग्राउंड नीचे भी आग हल्की हल्की जलती रहती है, पीट फायर जिसे हम कहते हैं हम। तो यहाँ पे बर्न्स अंडरग्राउंड पीट सरफेस, मान लो एक जॉम्बीज फायर भी कहा जाता है, जैसे अर्थ पूरा सरफेस है, इसके नीचे धीरे धीरे आग लगी रहती है, इन्हें जॉम्बीज फायर भी कहते हैं। धीरे धीरे ये इमर्ज हो जाती हैं, जहाँ स्पेस मिलेगी तो वहाँ पे ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ऑल दो धीरे धीरे आग यहाँ नीचे के साइड आपकी लगी रहती है। नेक्स्ट देखो नदर्न इंडियन ओशन, ये भी टॉपिक है, इस पर अभी एक जो पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपका रिसर्च भी सामने है। तो जैसे ये आपका बे ऑफ बंगाल का इलाका है, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल रीजन, और ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी रीजन है। देखो इस समय क्या होता है कि जो मानसून रिट्रीट करता है, रिट्रीट अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो मानसून की जो हवाएं हैं इस तरीके से जाती हैं। जब ऐसे जाती हैं जनरली होता क्या है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये स्टडी पर बेस्ड है, ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना है, इस पर इस ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब हवाएं नीचे की तरफ ऐसे जाएंगी जनरली, तो हवाएं जब नीचे इस तरफ से रिट्रीट होंगी, तो इस समय का ऐसा टाइम होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर भी हाई हो जाता है, जिसे अक्टूबर हीट शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अक्टूबर हीट, और इस हीट की वजह से आपका मॉइस्चर भी यहाँ पे बनता है। तो मतलब एक साइक्लोनिक कंडीशंस यहाँ क्रिएट हो जाती है। साथ में साउथ चाइना सी जो इलाका इधर होता है, यहाँ से भी हवाएं, जो यहाँ भी जो साइक्लोन्स बनते हैं उसको भी हवाएं इधर लेकर आ जाती हैं। तो ये फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो कंडीशंस आ रही हैं, हाई टेम्परेचर जो आपका कंटिन्यूस बेसिस में होता है, उस हाई टेम्परेचर की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर की वजह से जो ये कंडीशंस हैं, मतलब अक्टूबर हीट जैसी कंडीशन और ज़्यादा इंटेंस हो रही है, साइक्लोन के बनने की कंडीशन आपकी अवेलेबल हो रही है, और यहाँ साउथ चाइना सी में जो, या पैसिफिक ओशन है वेस्टर्न, वहाँ पे जो साइक्लोन्स बन रहे हैं वो विंड के माध्यम से इधर आके और फिर यहाँ पे वनरेबल कर रहे हैं। मतलब देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि आपका जो साइक्लोन्स है वो साइक्लोन्स आपके डेवलप हो या बने, ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स। ये एक ऐसी टैक्टिक्स होती है जिसमें, जो कि युद्ध में इस्तेमाल की जाती है, जिसके तहत क्या होता है, जैसे अभी रशिया इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आर्मी के यूज़ में आ सकती है उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। इसको बोलते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स, जो है वो शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी, मतलब मिलिट्री स्ट्रैटेजी जिसमें कोई भी चीज़ जो कि यूज़ किया जा सकता है सामने वाली आर्मी के द्वारा, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे कि वो उसका इस्तेमाल न कर सके, उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल आपकी बढ़ जाए। तो ये सेशन प्रेजेंटेड था, माय नेम इज़ सौरभ पांडे, यूएस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी में
नवंबर का जो कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, कोड यूज़ करना है दैट इज़ SPLIV। तो अनअकैडमी.com में जाना, UPSC CSE सेलेक्ट करना है, कोड डाल देना दैट इज़ SPLIV और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब ये कोड डालेंगे तो एक तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा 10% से, साथ में पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, सारे जितने दूसरे कोर्सेस हैं सब कुछ फ्री होंगे। तो ये ज़रूर से इसका बेनिफिट उठाएं और अपना जो प्रिपरेशन है उसका मोमेंटम ज़रूर से मेंटेन रखें। एग्रीकल्चर के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, तो जैसे आप 2 महीने के लिए भी जुड़ेंगे तो आप कोई भी एग्रीकल्चर तो है ही, साथ में दूसरे ऑप्शनल भी साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। कोशिश करो दिसंबर से पहले आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए, तो ये अच्छा एक ऑप्शनल है एग्रीकल्चर का। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो एक तो GS में भी फ़ायदा है, साथ में अच्छा स्कोरिंग ऑप्शनल है ये, तो ये ध्यान में रखना है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।